भूगोल में, जनसंख्या में छोटे और बड़े हो सकते हैं, मगर हम हमेशा से सार्वभौम समानता की बात करते हैं। अर्थात हम छोटे या बड़े नहीं हैं, साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं, मगर राष्ट्र के रूप में, एज ए नेशन, एक देश के रूप में छोटे बड़े, ये फीलिंग रखेंगे तभी बॉस होता है। इसमें कुछ जरूर कुछ प्रॉब्लम इस सेंटिमेंट में है, और हम चाहते हैं कि हम दो देश, सार्वभौम सत्ता संपन्न देश, सुवरेन देश, दो पड़ोसी देश, दो पड़ोसी मित्र देश जो एक रीजन में रहते हैं, हमारा संबंधों को उसी तरह से जानना चाहिए। ये पुराने ज़माना नहीं है, ये कॉलोनियल एरा नहीं है, ये एरा स्वाधीनता का एरा है। जब दुनिया अंधकार में थी, त्रेता युग में जनकपुर में यज्ञवल्क्य, गार्गी, अष्टवक्र वगैरह बहुत सारे ऋषियाँ और विदुषियाँ शास्त्रार्थ, शास्त्र के बारे में, दर्शन के बारे में, जीवन जगत के बारे में विवादें करते थे। वो हमसे बड़े हैं उम्र के हिसाब से। जब हम दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे तो दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, बड़ा प्राइम मिनिस्टर छोटा प्राइम मिनिस्टर नहीं, दो सोवरेन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स बैठेंगे। वहाँ कई देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स बहुत छोटे उम्र के हैं, अभी बहुत छोटे उम्र के। जब हम पॉलिटिक्स में लगे तब वो पैदा भी नहीं हुए थे। बिल्कुल ऐसे छोटे उम्र के हैं, फिर भी प्रेसिडेंट हैं। आपकी बात जरा भटकाने वाली है, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि गलवान से हमारा लेना देना कुछ नहीं है। आपको मैं समझाऊं, दिल्ली ने 8वां एडिशन अपना मैप पब्लिश करवाया। कश्मीर और लद्दाख का बात था, वहीं पर सीमित रहता हो जाता। फिर नेपाल का टेरिटोरी, उसमें नेपाल का टेरिटोरी को शामिल करने का कोई ज़रूरत नहीं था। हमने उस नक्शे के ऊपर डिप्लोमेटिक नोट भेजा, वार्ता का प्रस्ताव रखा, और वार्ता के जरिए यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, इसको समाधान करना चाहिए। आप लोगों ने जो 8वां एडिशन छपवाया, ये ठीक नहीं हुआ, ये हमने बोला, उसका कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी नहीं हुआ। अब गलवान से हमारा क्या लेना देना है? आप नक्शा छपवाते हैं उसी वक्त, तो हमको लिखना पड़ा कि ये नहीं करना चाहिए था जी। और फिर रास्ता बनवाया गया हमारे टेरिटरी पर और इनागुरेशन किया गया, उद्घाटन। हमने फिर डिप्लोमेटिक नोट लिखा, रिक्वेस्ट किया, बातचीत किया जाए, ये ठीक नहीं हुआ। गलवान से क्या लेना देना है? वहां उद्घाटन होता है, हमने विरोध किया उद्घाटन का, गलवान से मिलाकर उद्घाटन क्यों किया गया? उसी वक्त उद्घाटन करने का क्या जरूरी था? अच्छा, आपको लगा कि अब बताइए जी गलवान से हमको क्यों जोड़ते हैं? और दूसरा, दूसरे देशों का पॉलिटिक्स, किसी का साइड लेने का पॉलिटिक्स हमारा पॉलिटिक्स नहीं है। हाँ, आपकी प्रश्न बहुत अच्छा है। हमारा पार्टी इस बार मेजॉरिटी लाएगी, मुझे उम्मीद है। एकदम कमजोर हालत हुआ तो भी मेजर पार्टी हम ही होंगे। और
इलेक्शन के बाद भी गवर्नमेंट को लीड हमें ही करना पड़ेगा शायद, और उसमें से आधा हम कटा देंगे। हाथी अगर लड़े तो भी मैदान का नुकसान ही होगा, हाथी अगर मिल गए तो भी मैदान का नुकसान ये मिल गए तो भी नुकसान होगा, ये इसको हम कटा देंगे। हाथी अगर लड़ेंगे तो मैदान का नुकसान तो होगा। ए टू जॉइंट नेबर्स, ये बड़े पड़ोसी लड़ने लगे तो उसका नकारात्मक असर तो हमको पड़ेगा ही। अपने खुद को विकास करना चाहिए। कल का विकास था दूसरा का रिसोर्स लूट कर ले जाना, दूसरा का मैन पावर, दूसरा का रिसोर्स, दूसरा का प्रॉपर्टी लूट कर धन कमाना। ये था कल का विकास का मॉडल। आज का विकास का मॉडल है खुद को करना होगा विकास के काम। खुद को करने के लिए शांति चाहिए, मित्रता चाहिए, टेंशन फ्री एनवायरनमेंट, कोई तनाव रहित वातावरण होना चाहिए, तभी विकास को तीव्रता दे सकते हैं, हम गति दे सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी में अच्छा संबंध हो, विश्वास का वातावरण हो, जी, भरोसा योग्य मित्र बने, कि एक अर्का पर संदेह हो, हम आप मित्र हैं मगर संदेह है आपके ऊपर, साथ में सोए हैं, नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद आ जाएगी मैं सो जाऊं तो मित्र क्या करेगा, मित्र के नाम में बड़ा खतरनाक आदमी मेरे पास में सोने का बहाना कर रहा है, खतरा है, तो नींद नहीं आएगी। हम किसी भी पड़ोसी के खिलाफ हमारा जमीन, हमारा आकाश इस्तेमाल करने नहीं देंगे, किसी को भी। सबके लिए ये एक प्रतिरक्षा वाल हो गया ना। जी, तो इसलिए हम चाहते हैं हमारे पड़ोसी आराम से अपने अपने विकास के काम में लगे, परस्पर में सहयोग करें, अपने रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान, अपने अपने डेवलप टेक्नोलॉजी शेयर करें। नालंदा क्यों जलाया गया था आपको पता है? नालंदा जलाया गया इसलिए एक सम्राट ने बीमार होने से बोला कि हमको बीमार से छुटकारा पाना है, मगर तुम्हारा औषधि हम नहीं लेंगे, धर्म के हिसाब से हम नहीं लेंगे तुम्हारा औषधि, हमको ठीक करना है आपको। तो नालंदा के ऋषियों ने, मतलब प्रोफेसरों ने आइडिया लगाया कि उनको एक मोटा सा किताब दे दी और कहे कि इसके पाने उल्टाते रहो, पलटाते रहो, पाने उलटते रहो और उलटते रहो। 2-4 रोज पाने उलटते रहे, ठीक हो गए। आश्चर्य से उनसे पूछा कि हम कैसे ठीक हो गए, क्या राज है? तो उन्होंने बताया कि आपको पाने पलटाते वक्त ऐसा करना पड़ा था, क्योंकि पाने ऐसे नहीं पलटते, उसको कुछ ऐसा गिला करना होता है। तो आप उंगली जीभ पर ले जा रहे थे पटक पटक और पाने पलटा रहे थे। वो पाने में औषधि लगाया गया था, तो वो औषधि ऐसे करके आप ले रहे थे, उससे कुछ दिन में आपको ठीक कर दिया। तो इतना डेवलप है, ये तो खतरनाक बात हुआ। हमारा धर्म कैसे आगे जाएगा? इसको तो नष्ट करना पड़ेगा, आग लगा दो इसको। 9 लाख पुस्तकें वहाँ लाइब्रेरी में महीनों तक आग बुझी नहीं थी वहाँ। 4 साल तक। मतलब हमारे पूर्वज तब भी ऐसे थे और हमारा मेडिसिन ऐसा इफेक्टिव था। वो धरती का हम बात कर रहे हैं, धरती का इस भूखंड का बात कर रहे हैं। आज का ज़माना ही, मैंने शुरू में ही कहा, ये औपनिवेशिकता का ज़माना नहीं है, उपनिवेशवाद का ज़माना नहीं है, कॉलोनियलिज्म
का एक जमाना था, अब वो समाप्त हो गया। उसके अवशेषों को हमें समाप्त करना है अपने मन से, अपने मस्तिष्क से। हमें अपने राष्ट्र के, अपने राष्ट्र के उत्पत्ति के, अपने राष्ट्र के इतिहास के और अपने राष्ट्र ने क्या दिया दुनिया को, उस पर हम गर्व करते हैं कि गायत्री जो मंत्र है, गायत्री मंत्र मंत्रों का भी मंत्र कहा जाता है। वो नेपाल के कोशी नदी के किनार में चतरा में कौशिक ऋषि ने लिखा था। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को अखंड भारत का कॉन्सेप्ट बनाकर आगे पुश करते हैं कि ये अखंड भारत होना चाहिए। फिर सारे जो आसपास के जो ये पूरा इलाका है, ये संस्कार हैं, ये हमारी जो इतिहास है इतना, वो सब फिर एक अखंड भारत के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। आप उससे अग्री करते हैं? नहीं, प्रश्न यह है कि इतिहास पीछे नहीं जाएगी। अखंड भारत दरअसल कभी था ही नहीं, था ही नहीं। और एक कंसेप्ट जैसे आपको बताऊं, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, द्रुपद का देश था, विराट का देश था, जनक का देश था, उसका देश था, उसका देश था, बहुत सारे देश थे। अब से 4000 साल पहले, कम से कम हम रामायण को 7000, 9000, 12000 कहते हैं, हम 4000 साल पहले का बात करते हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता ने 4200 साल पहले गाड़ी का, कैरेट का पहिया बनाया था। उसके बाद राम के पिता दशरथ के पास 10 रथ थे, अपने लिए, 4 रानियों के लिए और दूसरे अपने विद्वान लोगों के लिए। इसलिए उन्हें 10 रथ कहा गया, 10 रथ होने की वजह से। पवित्र राम भूमि, राम का जन्मभूमि असल में जो है वही पवित्र है। उसी की मिट्टी सर में लगाने से मतलब होगा, कोई दूसरी जगह को राम जन्मभूमि कहकर मिट्टी लगाने से कोई फायदा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने हिस्टोरिकल वर्जन को डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स में यूज कर लिया? नहीं, मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहता था कि हमारा हिस्ट्री जो है, एक भारत, एक भारतवर्ष। भारतवर्ष का मतलब क्या था कि ये समूचा इलाका जहां हजारों राज थे, तब भारतवर्ष का कहला जाता था। एक ही राज्य था भारतवर्ष, ऐसा नहीं है। भारतवर्ष कई राज्य थे और ये तो यूनिफाइड भारत। दरअसल मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, सुझाव देना चाहूँगा कि यूनिफाइड भारत बना कब, ये सचमुच में हिस्ट्री को जानना चाहिए। कल्चरली एक बनना दूसरी बात है, मगर देश कई थे। त्रेता युग में भी कई देश थे, द्वापर युग में कई देश थे। विराट राजा का विराट दरबार, हस्तिनापुर, द्वारका, गोपालों का राज था, वहाँ यदुवंश का राज था। हस्तिनापुर में दूसरा का था, दूसरी जगह दूसरा का था, दूसरी जगह दूसरा का था। ऐसा बहुत राज्य थे। राज्य बनते थे, टूटते थे, जीता जाता था, हारा जाता था। वो समय ऐसा ही था, माइट इज राइट का जमाना था। जिसने जीता जीत लिया। कि हमारा परसेप्शन क्या है। हमारा कोसी नदी है, गंडकी नदी है, कर्णाली नदी है, जो भारत में जाते हैं, उनकी मछली को बॉर्डर पता चलता है? ये बॉर्डर पता भी नहीं चलता। हमारे बॉर्डर इलाका में जो चिड़ियाएँ हैं, वो इधर से उधर जाते हैं, उधर के गाछी में बैठते हैं, इधर आते हैं, इधर के गाछी में, उधर के धान खाते हैं, इधर के गेहूँ खाते हैं। इनको बॉर्डर का पता नहीं है। पर उनको अब नया ये नक्शा दिखाना पड़ेगा आपका? इसको मानना पड़ेगा। उनको नक्शा दिखाने का जरूरत नहीं है। नक्शा हम आपको देखना होगा कि असलियत क्या है।